गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं साजिद सर मुंसिपल सेक्रेटरी 1 से। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कई दिन से पिछले साल यूँ कह लो जो है हम लोग जो है इस तरह से क्लास ले रहे हैं आप लोग का। सबसे पहले आप सभी को जो है नए सब की शुभकामनाएं। थोड़ा से लेट हुआ ज्वाइन होने में, इसके लिए खेद है हमको। और मोबाइल जो है हैंग कर रहा है, तो मैं ज्वाइन कर रहा था लेकिन जो है चल नहीं रहा था, तो इसके लिए खेद है। आप सभी को जो है नए साल की शुभकामनाएं। पिछला साल जैसे भी गया, लेकिन अभी नए साल के लिए हम लोग ये अहद करें, तय करें, निश्चित करें कि जो है कि हमको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है बच्चों। तो मैं जो है क्या कहते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते। मेरा टॉपिक आज जो है एक बार मैं इसको ले चुका हूँ, ध्वनि का अध्ययन जो है स्टडी ऑफ साउंड। ये लेसन पहले भी 1 दिसंबर को, मुझे याद है 1 दिसंबर को ये लिया था मैं, और बहुत सारे बच्चों ने इसका बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और कुछ बातें रह गई होंगी, तो उसको जो है मैं स्टडी किया हूँ। अगर आप लोग को जो है कुछ पूछना होगा तो ज़रूर जो है बताया जाएगा बच्चों। तो स्टडी ऑफ साउंड यानी ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि जैसे ही जो है, जब मैंने ध्वनि का नाम लिया तो आपको तरह तरह के आपके माइंड में बातें आने लगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों। ये ध्वनि जो है, ये ध्वनि ही है जिसकी वजह से जो है हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। तो बच्चों जो है ध्वनि है जो आप तक पहुंच रही है। मतलब ध्वनि के माध्यम से ही जो है हम देख रहे हैं कि हमारी आवाज़ आप तक जो है, जो मैं बोल रहा हूँ ये पढ़ाया जा रहा है आपको ध्वनि के माध्यम से। तो बहुत सारी डिस्टरबेंस रहती है घर में, तो हम लोग चलो जो है क्या कहते हैं शेयर करते जो है अपने स्लाइड को, और उसके माध्यम से आगे के पढ़ाई करते बच्चों। ध्वनि जो है अगर देखा जाए तो एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा जो है बहुत सारे रूप होते हैं ऊर्जा के, तो ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है ध्वनि। तो बच्चों जो है जो हमारे कानों में सुनाई देने वाली ये संवेदना को निर्माण करती है बच्चों। तो ध्वनि जो है हम लोग देखते कि जो है क्या कहते हैं, एक प्रकार की जो ऊर्जा होने के कारण जो उसमें तरंगे जो होती हैं, तरंगों के स्वरूप में हम तक जो है पहुंचती हैं ध्वनि। तो बच्चों जो है ध्वनि जो है, ये मैंने कहा कि ऊर्जा है, तो ऊर्जा से जो है कोई ना कोई कार्य लिया जाता है। और ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जिसकी इकाई जूल होती है। छोटे पिछले लेसन में हम लोग देख चुके। तो बच्चों जो है जो है क्या कहते हैं, तो हम लोग जो है इस तरह से ध्वनि का अध्ययन 12वां लेसन जो है हमारा है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हमारे कानों को सुनने का स्पंदन जो है पैदा होता है, यानी संवेदना का निर्माण करता है। यानी ध्वनि हमारे कानों में एक संवेदना निर्माण करती है। और ध्वनि उत्पादन क्या, दूसरी स्लाइड देखते। ध्वनि उत्पादन का जो है, ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तु कंपन करती है। वस्तु कंपन करती है अर्थात वस्तुओं में ध्वनि पैदा होती है। किसी वस्तु को कंपित करके हम लोग ध्वनि पैदा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा किसी बाह्य स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। आपने देखा है कि अगर हम जब किसी चीज़ को कंपन, जो गिटार होता है, सितार होता है, उसको हम जब जो है इस तरह से जो है उस तार को जो है छेड़ते हैं, यानी तार को अंगुली से जो है वो करते, तो कंपन होता है, और जिसकी वजह से जो है ध्वनि का निर्माण होता है। तो बच्चों जो है ध्वनि उत्पादन जो है, कंपन करती हुई कोई भी चीज़ है उससे ध्वनि पैदा होती है।
ध्वनि कौन कौन से तरीकों से पैदा हो सकती है, ये देखते। ध्वनि जो है कंपन करने वाले कोई तंतु से, यानी जिसको सितार आप बोल सकते हैं, या कंपन करती हुई वायु से, यानी बांसुरी से जो है हम लोग उससे भी जो है ध्वनि पैदा कर सकते हैं। कंपन करती तनित झिल्ली, कोई ड्रम है, तबला है, उस पर हम लोग किसी लकड़ी से उससे जो है उस पर जब मारते हैं तो तब भी ध्वनि पैदा होती है। चौथा जो है कंपन करती प्लेटों से या साइकिल की घंटी से, आप जो है किसी प्लेट पर जो है चम्मच से बजाते तो वो उससे भी आपको ध्वनि सुनाई देती है। या वस्तु से घर्षण करने से, कोई गुब्बारा है, कोई चीज है, उस जो है हम लोग उसको अंगुली से रगड़ते या किसी चीज को हम लोग रगड़ते तब भी जो है खुरचने की आवाज जो है सुनाई देती है। वस्तुओं को खुरचना या रगड़ना, उससे भी जो है हमको जो है क्या कहते हैं घर्षण करना, जब हम लोग किसी चीज को चलाते तो क्या कहते हैं घर्षण होता है, आप देखते हैं तो रगड़ पैदा होती है, या जो है खुरचते हैं तब भी जो है ध्वनि का निर्माण होता है बच्चों। तो हमको ये बात समझ में आई कि ध्वनि कैसे पैदा होती है, यानी जब कंपन करती है कोई चीज तो जो है ध्वनि पैदा होती है, या घर्षण से या खुरच से या रगड़ से भी ध्वनि पैदा होती है बच्चों। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ये ध्यान में रखना है। अब ध्वनि जो है हमको जो है कैसे हम तक पहुंचती है, वो हमने बताया कि किसी न किसी माध्यम से ध्वनि पहुंचती है। ध्वनि को कोई ना कोई माध्यम चाहिए जो है हम तक पहुंचने के लिए। तो बच्चों जो है वो जो है वेव वेव के तरंग तरंग से तरंग जैसा, वो जैसे तरंगे जो होती हैं क्या कहते हैं इस तरह से, जैसे पानी में हम लोग जब क्या कहते हैं जो स्लाइड पे दिखाई दे रहा है कि जब पानी शांत पानी में पत्थर डाल देते तो इस तरह से वेव बन करके लहरें बन करके जाती हैं इस तरह से। तो वो जो है तरंग के रूप में ध्वनि हम तक, हमारे कानों तक पहुंचती है, लेकिन उसके लिए ध्वनि का संचरण जो होता है उसके लिए कोई ना कोई माध्यम की होना आवश्यक है। वो माध्यम जो है कुछ भी हो सकता है, चाहे हवा हो जाए, चाहे वायु हो जाए, और चाहे जो है द्रव हो जाए या कोई ठोस हो जाए। लेकिन जो है अगर ध्वनि में का कोई माध्यम नहीं है आगे आपके और सुनने वाले के बीच में, तो वो ध्वनि सुनी नहीं जा सकती। मिसाल के तौर पर अगर जहाँ निर्वात है, मैंने बताया तो वैक्यूम जिसको बोलते हैं, जो हमारा स्पेस है, वहां पर जो जाते हैं वो अगर बोलेंगे तो दूसरे को सुनाई नहीं देगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं ऐसा सुनाई नहीं देगा, बल्कि जो है उसके लिए माध्यम का होना जरूरी है। या तो तार लगा हो दोनों के कान में तब वो सुन सकते हैं, या इशारों में, या जो है और तरीके से वहाँ स्पेस में बातें करते हैं, क्योंकि उसके लिए माध्यम का होना जरूरी है। स्पेस में आपको पता है कि जो वैक्यूम है वहाँ पर जो है खला के अंदर जहाँ निर्वात जो है वहाँ पर हवा नहीं है, जिसकी वजह से तो ध्वनि को एक माध्यम की जरूरत है ध्वनि का संचरण होने के लिए, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो या गैस हो। तो ये बता रहा था कि जो है अ, ध्वनि जो है जो तरंग के रूप में एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। ध्वनि जो है कि तरंग के कारण जो है माध्यम में जो संपीड़न और विरल, संपीड़न क्या है अधिक घनत्व का क्षेत्र, और जो है विरल क्या है कम घनत्व का क्षेत्र। तो अधिक संपीड़न से विरल, जहां पर हम बोलते हैं जब किसी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होती है तो कंपन अ, से लगे बल के कारण निकट की वायु के कण एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो है संपीड़न होता है ना। जब हम बोलते हैं तो जो हवा में जो कंपन करने वाले जो वायु के कण हैं वो नजदीक नजदीक हो जाते हैं, करीब करीब हो जाएंगे तो उसको संपीड़न कहेंगे। और वही अगर जो है इसके बाद आगे कणों को संपीड़न होता है, फिर आगे और पहले कणों में एक दूसरे के दूर चले जाते हैं, तो इस तरह से जब दूर दूर हो जाते हैं कण, वायु के कण, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं विरल बोलते हैं। तो संपीड़न और विरल के क्षेत्र के बाद जो है पैदा होते रहते ऐसा आगे बढ़ते श्रृंखला बन जाती है, और जिससे श्रृंखला हो करके ध्वनि क्या करती है कि तरंगे आगे बढ़ती है और कानों तक पहुंच जाती है, जिससे जो है क्या होता है हमको बोली हुई बातें सुनाई देती है। बच्चों जो है
हम लोग जो बोल रहे हैं ये जो है मतलब जो है, और आप सुन रहे हैं, तो ये भी, इसमें भी समझ लो कि जो है जरूर जो है ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो है हमारे बीच में हवा है। हवा के जरिए जो है चुंबकीय तरंगे जो है इसमें हवाओं में है, और जिसकी वजह से जो है आपके मोबाइल पर मेरी बातें सुनाई दे रही है बच्चों, जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि तरंग के रूप में, वेव के रूप में इस तरह से आगे बढ़ती हैं। तरंग जो है क्या है? विक्षोभ है, जो माध्यम से गति करता रहता है, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ऊर्जा ले जाता है। यानी ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, वो ऊर्जा को ले जाता है, जबकि दोनों बिंदुओं में सीधा संपर्क नहीं होता। सीधा जिस तरह से जो है प्रकाश की किरणें सीधा जाती हैं, वैसा नहीं होता। ध्वनि जो है वेव की शक्ल में, वेव तरंग की शक्ल में जो है एक जगह से रूप में गमन करते हैं। ध्वनि गमन तरंग के रूप में होता है, इसलिए ध्वनि तरंग भी कहते हैं। ध्वनि का यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते जो है, अब क्या कहते हैं, ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे, ऐसी तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे, दो तरह की तरंगे होती हैं। एक जो होता है क्या कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, जो इस तरह से ऐसे जो है इस तरह की उसकी जो है, मैंने जो एक फोटो दिखा रहा हूँ कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कैसी होती हैं। ये ऐसी तरंगे हैं जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल जो है वेव्स कहते हैं इंग्लिश में। ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। क्या कहते हैं इसमें क्या होता है कि माध्यम के कण कंपन अपनी मूल स्थिति के दोनों ओर तरंग संचरण समांतर दिशा में होता है। तो ऐसी तरंगों को हम लोग जो है अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि संपीड़न और विरल करते हुए जो है तरंगे आगे बढ़ रही हैं। जहाँ करीब करीब है तरंगे वेव की शक्ल में, और कहाँ दूर है वो विरल है। तो अनुदैर्घ्य तरंगे वो तरंगे कहलाती हैं जो तरंगे जो है, जो माध्यम के कण जो है कंपन अपनी मूल स्थिति के दोनों ओर तरंग संचरण, तरंग का संचरण जो है समांतर दिशा में होता है ना। तरंग संचरण जो है समांतर दिशा में होता है, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और जो है अनुप्रस्थ तरंगे जो है, जब तरंगे संचरण की दिशा के माध्यम के कण कंपन की दिशा के लंबवत होती है ना, उसे हम जो है अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो लंबवत होगा अगर जो है ऊपर नीचे कंपन करते हुए, जो कंकड़ हैं जो हमने जो डाले जो है उसमें डालने पर ऊपर नीचे जो है कंपन करते हुए पानी के जैसे सतह हैं, तो लंबवत होगा तरंग। ये कंपन जो है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, तो क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाता है, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। समझ में आया बच्चों? अनुदैर्घ्य तरंग फिर से एक बार, कि जब जो है तरंग जो है तरंग संचरण की समांतर दिशा में होता है, ऐसी तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। और जो है जब ये कंपन जो है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। यह अनुप्रस्थ तरंग का जो है डिजाइन बना हुआ है। आगे बढ़ते जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा स्लाइड। तरंग दैर्घ्य क्या है, जिसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, ध्वनि तरंग में एक संपीड़न तथा एक सटे हुए विरल की कुल लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य फिर से दिमाग में रख लो, हम लोग जो है ध्वनि तरंग में एक संपीड़न तथा एक सटे हुए विरल की कुल लंबाई को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको समझाऊं पेन से, कि ये जो है इस तरह से ऐसे जो है तरंगे अगर निकलती हैं, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो ये जो है, इसको हम लोग लेमडा से दो क्रमागत विरल माध्यम जो है
दो क्रमागत या क्या कहते हैं संपीड़नों या विरल माध्यम के बिंदुओं के बीच की दूरी को जो है इस तरह से हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, जिसको लेमडा, इसको लेमडा पढ़ते हैं हम लोग, लेमडा से दर्शाते हैं यहाँ पर, लेमडा से। और इसकी इकाई जो है एसआई पद्धति में मीटर होती है। ठीक है बच्चों। तो या ये कोई जरूरी नहीं कि जो है ये दो शिखर या दो गत के बीच की दूरी, दो शिखरों के या दो गतों के बीच की दूरी को भी हम लोग लेमडा कह सकते हैं। अर्थात ऐसे कि अगर तो यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी भी जो है लेमडा हो सकती है, इसको हम लोग गत बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को लेमडा यानी वेवलेंथ कहते हैं, यानी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। शिखर, दो क्रमागत शिखर या दो क्रमागत गतों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसकी इकाई लेमडा जो है मीटर होती है एसआई पद्धति में, और इसे ग्रीक अक्षर जो है लेमडा से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों। तो हमको समझ में आया कि जो है तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। आगे बढ़ते, जो है आवृत्ति, आवृत्ति किसे कहते हैं, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मैंने बताया कि जो है कि आवृत्ति यानी किसी चीज का बार बार होना। जैसे मिसाल के तौर पर जो है मैंने जो है बस स्टॉप पे खड़ा रहा, अब मुझसे कोई आके पूछे कि जो है कि साहब जो है यहाँ पर 348 बस नंबर आती है, मैं कहूँगा हाँ। वो मुझसे पूछता है फ्रीक्वेंसी के, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मैं कहूँगा कि जो है फ्रीक्वेंसी इज गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी का मतलब वो कितनी बार बार जल्दी जल्दी आती है। तो जो है फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि जो है क्या कहते हैं बच्चों, जो है उसका बार बार जो है दोलन करना। जैसे पेंडुलम की घड़ी होती है, जो है कितनी बार जो है चक्कर लगाती है। तो यहाँ एक सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या या एक सेकंड में कुल दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड के अंदर जो उत्पन्न तरंगे हैं उनकी संख्या या जो कुल दोलनों की संख्या, जो हमारा लोलक है वो जो है क्या कहते हैं, जो घड़ी में पेंडुलम होता है वो एक सेकंड के अंदर कितना चक्कर लगाता है उसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं। या एक सेकंड में गुजरने वाले संपीड़न तथा विरल की संख्या को भी जो है हम लोग जो है अर्थात जो है इस तरह से सॉरी जो है क्या कहते हैं इस तरह जो है अगर है तो एक सेकंड के अंदर कितने चक्कर लगाते हैं विरल से, एक सेकंड के अंदर ये कितना जो है चक्कर होता है उसे ही हम लोग जो है क्या कहते हैं आवृत्ति कहते हैं, जिसकी इकाई एसआई पद्धति में हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज HZ लिखते हैं शॉर्टकट में, और हर्ट्ज जो है इसकी इकाई है। और इसे जो है ग्रीक अक्षर न्यू से दर्शाते हैं। वी दिखाई दे रहा है मगर थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर देते हैं, वी के जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा ऐसा कर देंगे तो न्यू बन जाएगा, न्यू। इसको ग्रीक अक्षर न्यू से दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते, जो है ये बात समझ में आ गया आवृत्ति किसे कहते हैं, तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। दूसरा है क्या कहते हैं आवर्तकाल। आगे पीछे हो गया थोड़ा, जो है मुझे वो नहीं करने को टाइम मिला। आवर्तकाल, आवर्तकाल चूंकि आवृत्ति से रिलेटेड है इसके लिए उसके तुरंत बाद इसको बताया जाए। आवर्तकाल को हम लोग पीरियड कहते हैं, सॉरी पीरियड कहते हैं। इसके लिए जो है एक कंपन या दोलन पूरा करने के लिए जो जो समय जो है को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन या दूर जो पूरा करने में जो समय लगता है उसे ही हम लोग जो है आवर्तकाल कहते हैं। या यूं कह लो कि दो क्रमागत संपीड़न या विरल को निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। दो क्रमागत एक के बाद तुरंत जो संपीड़न या विरल एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। और जो है आवर्तकाल का एसआई पद्धति में जो है जो यूनिट जो है इसकी मात्रक सेकंड
होता है और इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं और इस तरह से जो है न्यू बराबर 1/t हो जाता है। ये न्यू है यहाँ पर, इस तरह से न्यू बराबर 1/t, न्यू बराबर 1/t। टी जो है क्या है, वो आवर्तकाल है यानी पीरियड है। तो इस तरह से समझ में आया कि जो एक कंपन या दोलन को पूरा करने के लिए, पूरा एक चक्कर लगाने के लिए जितना समय लगता है उसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं और उसकी एसआई पद्धति में इकाई जो है सेकंड है। और न्यू बराबर, न्यू बराबर जो है क्या होता है 1/t होता है, या यूं कह लो, या टी बराबर जो है 1/न्यू भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखें उल्टा तो ये इधर जो है आ सकता है। तो इस तरह से जो है, तो ये बात समझ में आई कि एक सेकंड के अंदर जितनी जो है दोलन होते हैं उसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं और एक कंपन पूरा करने के लिए जो है जो समय लगता है, दरकार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो है हम लोग देखते कि और एक बात रह गई थी, क्या कहते हैं आयाम, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। आयाम जो है कि आयाम क्या है, जो है क्या कहते हैं, आयाम का मतलब है इस तरह से जो है क्या कहते हैं, जितना इसका जो है जो है आयाम का ए से दर्शाया जाता है और माध्यम के किसी बिंदु पर के पास जो है क्या कहते हैं, ये जो इसकी ऊंचाई होती है शिखर की या गत की, उसे हम लोग आयाम कहते हैं। एम्पलीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसे ए, कैपिटल ए से दर्शाया जाता है, इसको आयाम कहते हैं। तो शिखर या गत की जो है ऊंचाई को हम लोग, जो वेव होते हैं उसकी कितना ऊंचा गया, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। इसे भी हम लोग मीटर से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे जो है जो भी हम लोग जो आवृत्ति होती है, जो हमारी आवाज होती है उस ध्वनि में, उसमें तारत्व होता है, प्रबलता होती है, उसकी गुणता होती है। उसके जो अभिलक्षण देखते कि तारत्व किसे, जिसको हम लोग इंग्लिश में पिच कहते हैं, पिच, पिच कहते हैं। तो किसी जो है सॉरी, तो बच्चों जो है ये बात समझाई ध्वनि की बातें। तो जो है क्या कहते हैं, मैं ये कह रहा था कि हम लोग जो है आवृत्ति के मान से ध्वनि का तारत्व जो है निश्चित किया जाता है। जो आवृत्ति की जितनी वो होती है उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं, पिच कहते हैं। किसी उत्सर्जित ध्वनि में की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है उतनी उसकी अधिक जो है आवृत्ति उतनी अधिक होती है और उसका तारत्व भी उतना अधिक होगा, है ना। और जिस प्रकार ध्वनि का तारत्व कम होता है यानी उसकी आवृत्ति भी कम होती है। यानी कि जो है अलग अलग आवाजें जो है उसकी जो है और पता चलता है पिच जो है, जैसे कोयल और कौवे की जो है आवाज जो है आप बेहतर समझ सकते हैं कि किसकी आवृत्ति जो है ज्यादा है और किसकी कम है। कौवा करीब से भी बोलता है तो हमको सुनाई और कर्कश आवाज होती है हमको जो है, और कोयल जो है कितना सुनाई मतलब मधुर बोलती है, हमको उसको सुनने को लुभाती है। तो यानी कि उसकी आवृत्ति पे डिपेंड है, हमारे मस्तिष्क को वो अनुभव करता है उसकी पिच जो है यानी ज्यादा होती है, जिससे हम लोग उसकी तरफ लुभते हैं। उससे जो है इसी प्रकार से तारत्व की प्रबलता जो है ध्वनि की प्रबलता और गुणता जो है, ध्वनि की जो है गुणता जो है, किसी ध्वनि की गुणता उसके ध्वनि तरंगों की आकृति पर निर्भर होता है। हम या समान तारत्व या प्रबलता की ध्वनि में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति जो है ध्वनि को हम लोग टोन कहते हैं। जो एक आवृत्ति जो है की ध्वनि, एक
आवृत्ति की ध्वनि जो होती है उसको हम लोग टोन कहते हैं। आदमी कहते हैं टोन कस रहा है, तो उसको जो है अनेक ध्वनि का मिश्रण जो होता है, स्वर होता है, अनेक साथ में बोलते हैं, तो उसको हम लोग शोर कहते हैं, जो हमारे कान को अच्छा नहीं लगता। और संगीत जो सुनने में जो है, बल्कि जो है हमको अच्छा लगता है, जो मधुर होता है, मगर एक साथ में कई लोग बोलते हैं जो है, तो हम लोग उसको हमको वो पसंद नहीं आता, जो हम लोग कहते हैं एक साथ में मत बोलो। आगे बढ़ते जो है क्या कहते हैं बच्चों, जो है क्या कहते हैं तरंग वेव। तरंग वेव जो है यानी जो स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग कह लो। तो तरंग जो है किसी बिंदु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तरंग के किसी भी बिंदु द्वारा, तरंग जो होती है, जो चल रही है वेव्स, वो जो है किसी बिंदु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी जो है वो क्या कहलाती है, हमको जो है ध्वनि का वेग कहलाता है। यानी ये एक संपीड़न या एक विरल द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग ध्वनि का वेग कहते हैं। इसकी इकाई जो है वो क्या होती है, ईसाई पद्धति में जो है मीटर प्रति सेकंड होता है। और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वेग बराबर चली गई दूरी बटा समय, है ना, चली गई दूरी बटा समय। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं वेग को हम लोग v से दर्शा रहे हैं, और जो है दूरी जो है यहाँ पर वो लेमडा है, और बटा समय यहाँ पर जो है आवर्तकाल है। तो हम लोग अभी देखे कि जो है इस तरह से जो है लेमडा जो तरंग दैर्ध्य और टी जो है समय आवर्तकाल है। लेकिन हम लोग अभी देखे कि जो है कि 1/t इक्वल टू न्यू होता है। अभी हमने देखा आवृत्ति बराबर 1/t। तो हम लोग यहाँ पर अगर 1 गुणे में लिख दें तो ये 1/t ये जो है की जगह पर हम लोग न्यू लिख सकते हैं। तो इस तरह से v बराबर वेग, वेग किसका वेग, ध्वनि का वेग, वेग बराबर जो है न्यू लेमडा हो जाएगा। न्यू लेमडा जो न्यू क्या है, आवृत्ति है जो है, और जो है लेमडा जो है तरंग दैर्ध्य है। तो इस तरह से ये फार्मूला बन गया, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति, या आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। इस तरह से जो है, तो हमको ये बात पता चली कि तरंग के संपीड़न या विरल जैसे किसी बिंदु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ध्वनि का वेग कहते हैं। वेग बराबर तरंग दैर्ध्य बटे दोलन काल, यानी वेग बराबर जो लेमडा अपॉन टी। ठीक है बच्चों। तो आखिरी टॉपिक जो है क्या कहते हैं, आखिरी टॉपिक जो है आपको बताते चलो, श्रव्य की श्रव्यता की परिसर जो है, यानी अर्थात हम लोग को जो है जो हमारे काने सुन सकते हैं वो श्रव्य ध्वनि कहलाती है, और जो नहीं सुन सकते वो अश्रव्य या श्रवतीत ध्वनि कहलाते हैं। हमारे कान जो है किस ध्वनि को सुन सकते हैं, मनुष्य के में श्रव्य का परिसर जो होती है, सुनने का जो है, जो आवाज की जो है सुनने की क्षमता होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर जो उस आवाज की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा, तो मनुष्य उसको उस आवाज को सुन सकते हैं, वरना नहीं सुन सकते। उसके अलावा जो है 5 वर्ष से कम का बच्चा है कोई, तो वो जो है, और या कुत्ते हैं या और कोई जानवर है, ये 25,000 जो है हर्ट्ज, 25 के एच लिखा 25,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकते हैं। उसको जो है एक नॉर्मल व्यक्ति जो है 5 साल से अधिक व्यक्ति है उस आवाज को नहीं सुन सकता है। और 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को अवसरव ध्वनि, जिसको हम लोग जो है इंफ्रासाउंड कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा ध्वनि होती है उसको श्रवतीत ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड ध्वनि कहते हैं। तो इस तरह से जो है, जो हम हमारे कान जो है, जो एक जो है स्वस्थ कान जो है, जो 5 साल से अधिक का बच्चा है, और जो है बूढ़ाई मतलब बूढ़े बहुत हो गए तो उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम ध्वनि जिनकी आवृत्ति होती है वो ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन जो है 20,000 से अधिक ध्वनि जो होती है, जिसको हम लोग प्रसरव ध्वनि कहते हैं,
उसको जो है छोटा बच्चा या जो है जैसे कि चमगादड़, चूहे, डॉल्फिन, ये सारे जो है जानवर उसको कुत्ते इस ध्वनि को सुन सकते हैं, जो 20,000 25,000 से अधिक की ध्वनि होती है, 25,000 हर्ट्ज से अधिक। और जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि होती है उसको अवसर्व ध्वनि कहते हैं। इसको हमारे कान नहीं सुन सकते, बिल्कुल जो है वो कम ध्वनि होती है। उसको लोलक कंपन से निर्मित ध्वनि, भूकंप आने के जो पूर्व की ध्वनि, इस तरह की ध्वनि होती है वो, जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, जिसके लिए हम लोग मशीन लगाते हैं और उस ध्वनि को मापते हैं। तो पता चलता है हमको कि जो है कि भूकंप जो है कितना उसमें आया था या आने वाला है। इस तरह से जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी वो जो है अवसर्व ध्वनि होती है। और जो है जो 20,000 से अधिक ध्वनि यानी 25,000 हर्ट्ज तक होती है, वो प्रसरव ध्वनि यानी जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी जो है मैं आप तक आता हूँ, ताकि जो है बहुत सारी बातें अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो उसको क्लियर किया जाए, क्या कहते हैं, क्योंकि जब तक आप तक नहीं आया जाएगा तो बातें जो है वो नहीं होंगी। तो अगर कोई सवाल है तो जरूर आप पूछिए। हाँ बच्चों, सुमित यादव के पास सवाल है। सर इनका माइक ऑन कीजिए। बोलिए सुमित यादव, माइक ऑन कीजिए और सवाल पूछिए अपना। सुमित यादव, माइक ऑन कीजिए। सर इनके माइक को ऑन कीजिए, ऑन करें। हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। फिर से सवाल पूछिए, कौन सा सवाल है? परिभाषा लिखो ध्वनि। हाँ, सवाल क्लियर नहीं हुआ बेटा। सर परिभाषा लिखो ध्वनि। अच्छा अच्छा, ध्वनि की परिभाषा। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने बताया बेटा कि जो है ध्वनि जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, और जिसके जो है क्या कहते हैं जो कानों में सुनाई देने वाली संवेदना का निर्माण करती है। इस तरह की जो है आप बातें लिख सकते हैं। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, और ध्वनि जो है हमारे कानों को सुनाई देने की संवेदना को निर्माण करती है, जो तरंग के रूप में जो है क्या कहते हैं स्वरूप में एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है या संचरण होता है। समझ आए? ध्वनि की परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं आप। समझ में आया बेटा? और कोई सवाल किसी का? और समझ में आया बेटा सुमित? तो बच्चों जो है अगर और किसी को कोई सवाल है, सुमित को फिर से कोई सवाल ले लगता है, पूछ सकते हैं अगर कोई सवाल है तो। सुमित, सुमित यादव। सर दोलन गति परिभाषा लिखो। दोलन, दोलन काल। दोलन काल की परिभाषा। हाँ बेटा, मैंने बताया नहीं बेटा कि जो है दोलन काल का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, एक जो है मैंने बताया कि न्यू बराबर 1/t या टी बराबर 1/न्यू। तो यानी कि जो है दोलन जो है काल का मतलब ये हुआ कि किसी माध्यम जो एक आवर्त पूर्ण करने के लिए जो समय लगता है, एक चक्कर पूरा करने के लिए, एक दोलन पूरा करने के लिए, या एक संपीड़न से जो है विरल तक जाने के लिए, विरल या संपीड़न को एक वेव जो है पूरा करने के लिए जो समय लगता है, उसे ही हम लोग दोलन काल कहते हैं। बातें आई थी जो है, मैंने बताया आपको कि जो समय लगता है जो है पूरा एक दोलन पूरा करने के लिए, उसे ही हम लोग जो है दोलन काल कहते हैं। इसकी इकाई सेकंड होती है और इसको कैपिटल टी से दर्शाते हैं। ठीक है सुमित? हाँ सर, थैंक यू सर। वेलकम। और कोई बच्चा? ठीक है बच्चों, जो है क्या कहते हैं, और
कोई बातें आप तक नहीं है तो इसमें और भी इंटरेस्टिंग है लेसन। और जो है दूसरे टीचर जब पढ़ाएं तो आगे इको साउंड क्या है, और जो है क्या कहते हैं दूसरी भी चीजें हैं इसमें, क्या कहते हैं किस तरह से जहाज जो है पानी में वेव्स छोड़ करके जो है चलती हैं, जिसको हम लोग परावर्तन ध्वनि कहते हैं, या सोनार जिसे कहते हैं, सोनार छोड़ते हुए, या परावर्ती ध्वनि कहते हैं, जो वाइब्रेशन वगैरह जो है जिसको रिवर्बरेशन कहते हैं, छोड़ करके जो है इस तरह से जो है बहुत सारी जो चीजें हैं आपको सीखने को मिलेगी। आप लोग ज्वाइंट रहेंगे, या हमारे कान की जो है रचना कैसे हुई है, कैसे जो है हमारे कान इनको सुन सकते हैं, या सोनोग्राफी जो है इसी ध्वनि ऊर्जा को छोड़ करके सोनोग्राफी ली जाती है। ये सारी चीजें जो है इसी लेसन में है। हमको चूंकि जो है समय कम है, थोड़ा सा समय आधे घंटे 40 मिनट में पढ़ाना होता है, तो हमने जो टॉपिक हमको दिया गया था और टीचर इसको आपको पढ़ाएंगे, आप लोग ज्वाइंट रहेंगे तो बहुत कुछ इसको सीखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, अभी देखो मोहित को कुछ पूछना है, अभी समय खत्म हो रहा है, तो जो पहले जो मैं बार बार कर रहा था, पूछिए मोहित। मोहित कोई सवाल है? आपने रेज हैंड किया था, क्या माइक आपका ऑन है? हसन शेख भी कुछ जो है सवाल पूछो, सिर्फ रेज हैंड करने से मतलब नहीं है। आप जो है वो क्या कहते हैं माइक को जो है अनम्यूट करो और सवाल को पूछो, वरना जो है समय खत्म हो रहा है। फिर जो है नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी पूछ सकते हैं जब हम इसका रिवीजन करें, या दूसरे टीचर जो है। मोहित आप माइक को अनम्यूट करें और हेलो सर। हाँ गुड मॉर्निंग, हाँ बेटा बोलो। विज्ञान का आविष्कार किसने किया था? नहीं बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, आपकी आवाज बिल्कुल जो है मुझे क्लियर नहीं हुई, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, फिर से पूछिए। मोहित हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर विज्ञान का आविष्कार किसने किया था? किसका? विज्ञान का? हाँ सर। सर विज्ञान का आविष्कार तो तुम भी कर रहे हो, जो सवाल पूछ रहे हो नए नए ज्ञान को विज्ञान का बेटा, विज्ञान तो जो है ये हर नया ज्ञान ही विज्ञान बेटा। और तुम ये ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो, किसने किया था भी एक विज्ञान है। समझ आ रही नहीं भाई? आप कोई चीज पूछो, कोई किसने आविष्कार किया तो बात समझ आए। अब विज्ञान का आविष्कार तो सभी लोग कर रहे हैं भाई, जो नए ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं वो विज्ञान ही है। समझ आ रही कि नहीं बेटा? जैसे कि सर मैथ्स का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था ना, मैथ्स का। मैथ्स का कोई टॉपिक का जो है बेटा जो है आविष्कार, गणित का आविष्कार जो है आर्यभट्ट, क्या बहुत सारे जो है आनंद है, और जो है क्या कहते हैं दूसरे जो है बहुत सारे जो है गणितज्ञ हैं, जो है यही क्यों जो है क्या कहते हैं आर्यभट्ट, क्या आर्यभट्ट तो हमारे चलो ठीक है हमारे देश के थे, जो है उन्होंने जो है क्या कहते हैं उन्होंने जीरो का आविष्कार किया। तो लेकिन जो है ऐसा पूछते तो हाँ जीरो का आविष्कार किसने किया, तो मैं बोलता कि हाँ आर्यभट्ट ने किया। अगर जो है इस तरह से आविष्कार तो बहुत सारे लोग जो है गणित में किए हैं बेटा, अभी और हो भी रहा है, और तुम भी कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नए जो है किसी तरीके से जो है किसी चीज को हल कर देना, वो एक गणित का आविष्कार है बेटा। तो यहाँ गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ, साइंस के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी समय ओवर हो रहा है, क्या कहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी सवाल आप किए, और समझने वाला सवाल किए, मतलब जो इससे रेट है, आप टॉपिक से हट करके कोई बातें जो है ना तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है बेटा?